हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे आप दोस्तों, साथियों, प्यारे भाई और बहनों? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे, अपना अपने घर वालों का सभी का आप ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों का आंसर करिएगा और आज का स्कोर बताना। अपने आप की तैयारी चेक कर लीजिए कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं लगा देता हूं, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल आपसे क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास का नियम लगेगा इसमें। आप बताना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताओ। देखिए बच्चा, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की बात करता हूं यहाँ पे, तो इस का मतलब क्या होता है? बोर्ड मास के नियम के हिसाब से का को भागु जोग या बोर्ड मास, मतलब सबसे पहले ये कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये क्या होगा, 2 तिया 6, और देखिए 6 से इसको भाग देना है, या मैं से कह सकता हूं भाई 2 तिया 6, ये भी हो जाएगा। 6 को 6 से भाग देना है, ऐसे हो गया। और गुणा में क्या रहेगा, गुणा में क्या रहेगा, गुणा में रहेगा 2, और इसे भी भाग किससे देना है, 2 को भाग देना है किससे, इधर जो भी आएगा। और यहां पे देखिए 4 का 4, ये कितना हो जाएगा 16, और इस 16 से इस वाले 16 को भाग दिया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1, और ये है पहले से 4, और इस 4 से इस 4 को भाग देंगे कितना आएगा 1, और ये है गुणा में 4। तो ये पूरी कैलकुलेशन अगर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं तो देखिए 4 तो ऐसे का ऐसा ही, और यहां पे 16 से 16 को भाग देंगे कितना बन गया, 1 बन गया, प्लस का 1 हो गया। और यहां पे माइनस का क्या आएगा, 4 को 4 से भाग दिया 1 गुना 4, यानी कि माइनस के 4। ठीक है भाई, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 4 का 4 यानी कि 16, और 16 से इसको भाग देंगे 4 चौके 16 को, यानी कि 1 हो गया, और ये 4 जमा 1, और इधर होगा 4 से 4 को भाग देंगे 1 गुना 4, तो यानी कि माइनस के 4। अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1, तो 2/1 कितना होता है 2। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका 2। इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे 2 कर रहे थे तो ध्यान से देखिए, 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे 2 कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेना कहाँ पे गलती की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सवाल। इस क्वेश्चन को आप बताइए इसको कैसे करेंगे। मैंने इस तरह के हर एक सवाल आपको कराए हैं अपने क्लास में, सुबह वाले सेशन में। तो देखते हैं इस सवाल का आंसर आप कैसे करते हैं, ध्यान से देख के बताना। चलिए सभी आगे ना एक बार शेयर कर देना सेशन को, और सेशन को लाइक भी कर लेना भाई, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये है वर्गमूल 324, और यहाँ पे है 324, लेकिन यहाँ पे भी 324, मतलब मुझे सारी जगह 324 ही दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था दशमलव का काम सिर्फ लगने का होता है, तो दशमलव को आप भूल जाया करो। बस मुझे यहाँ पे 324 और यहाँ पे भी 324 नजर आ रहा है। अगर मैं इसे लिखूं तो ये 324 का वर्गमूल कितना होता है 18, अगले वाले 324 का वर्गमूल कितना होगा 18, और अगले वाले 324 का वर्गमूल भी क्या होगा 18। अब बस काम है दशमलव का लगने का। यहाँ पे 2 अंकों पे है तो 1 अंक पे लगा दीजिए, यहाँ 4 अंकों पे है तो 2 अंकों पे लगा दीजिए। जोड़ के देखिए कितना हुआ। आप कहेंगे सर 8 में 1 जोड़ेंगे 9, और 18 में 1 जोड़ेंगे 19, कितना हुआ 19.98। बात तो बिल्कुल सही है भाई। ये जानना चाह रहे कौन सा कथन सत्य है, तो ये बात तो सही है। दूसरे वाली चेक कर लेते हैं। 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, और 361 का वर्गमूल होता है 19। 19 में 10 जोड़ेंगे 29, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। 11 में 29 जोड़ेंगे कितना हुआ 40, और 40 को 129 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 को 129 में जोड़ेंगे 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई 13। इस क्वेश्चन का आंसर भी 13 ही होगा, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दोनों के दोनों कथन सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। बताइए
बात सभी को क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ये क्वेश्चन भी खत्म रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जरा इसको देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है। चलिए इसको देख के बताइए ये क्या कहना चाहता है आपसे। ये खूबसूरत सा सवाल कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x की पावर 4 प्लस x की पावर -4 की वैल्यू है 194। आपसे जानना क्या चाहता है, तो x - 2 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। बाबू एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरीके से कोई चीज दी जाए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, भाई इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके बराबर कोई वैल्यू दी गई हो a, तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पता करनी हो तो आपकी वैल्यू हो जाएगी √a + 2। ध्यान से देखना, और इसको मान लीजिए आप b के बराबर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि x + 1/x की वैल्यू बताइए, तो ये हो जाएगी √b + 2 के बराबर, ठीक है। और अगर मैं कहूं आपसे कि बताना x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो x - 1/x की वैल्यू भी आप याद रखना, मैं डायरेक्ट ही चीजें बता रहा हूं, b - 2 होगी, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देख के बताओ आपको क्या चीज पता है। आपको यहां पे a की वैल्यू पता है, कितनी है भाई, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आपको दी गई है 194। वो इसको इसमें उठा के रख दीजिए। तो आप मुझे बताइए अगर 194 में 2 जोड़ा जाए तो 196, और 196 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 196 का वर्गमूल क्या होता है 14। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब 14 को इसमें रखिए तो ये क्या हो जाएगा √16, और 16 का वर्गमूल करें कितना हुआ 4। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भैया x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। कितनी आ गई है 4। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और ही जानना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन तो कुछ और ही जानना चाहता है। अब क्या करे भाई, बात तो फंस गई। क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है, क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है x - 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करे, अब क्या करे, तो मैं कहूंगा देखिए ध्यान से सुनिए, इसका एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा x² + 1 और बराबर 4x। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो x² + 1 - 4x बराबर 0 हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, कर सकते हैं इतना काम, कर सकते हैं ना, ओके। अब यार बात समझ में नहीं आ रही, ये होल स्क्वायर जो है ये बनेगा कैसे, यहां पे क्या चीज हमें चाहिए। अगर इस होल स्क्वायर को खोलता हूं तो दिखाई देगा x² + 4 - 4x। आई बात समझ में। और यहां पे देखिए मेरे पास में कमी किसकी पड़ रही है, मेरे पास में एक 3 की कमी पड़ रही है। मेरा पूरा तैयार हो चुका है, तो मैं क्या करता हूं, इधर भी 3 जोड़ देता हूं और इधर भी 3 जोड़ देता हूं, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर। और किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। बताइए कोई दिक्कत है क्या। आपने x + 1/x की वैल्यू निकाल ली थी, कितनी आ गई थी 4। एलसीएम लिया तो x² + 1 बराबर 4x। इसको इधर लेके आएंगे x² + 1 - 4x। और हमें क्या चाहिए x² + 4 - 4x। तो 4 बनाने के लिए तो इधर मैंने 3 ऐड कर दिया, क्योंकि 3 में एक जोड़े पे 4 हो जाएगा, और 3 उधर भी ऐड कर दिया 0 के साथ, तो आपको ये पूरा होल स्क्वायर बन गया, वो सीधे सीधे। तो आंसर कितना आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। ये देखो जरा ये क्वेश्चन, अरे भाई साहब कितना गुस्सा, मतलब किस खुशी में, ये तो आंसर ही देख लोगे आप लोग। ये देखना जरा भाई, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, हद है इसकी। मानी जब ना मानेगा। ये देखिए जरा बच्चा, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्या कहना चाहता है।
इसको देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप इसे कैसे करेंगे। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि भाई अगर आय और व्यय की बात करें तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर व्यय 100 रुपए है तो इससे 20 अधिक क्या है, आय है, 120 हो गया। तो मतलब बचत कितनी होगी, आप कहेंगे सर बचत हो जाएगी 20 रुपए की। बात सभी को क्लियर, बचत कितनी हो जाएगी, 20 रुपए की। तो यहां पे इसे काट सकते हैं एक रेशियो में, तो ये कटेगा 6, ये कटेगा 5 और ये कटेगा 1 में। सभी को क्लियर, आगे चलते हैं। आय में 60% की वृद्धि हो गई और उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी, ये जानना चाहता है। देखिए एक तरीका तो यह है कि आपकी आय में कितने की वृद्धि है, 6 गुना 60%, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा भाई, हमारे अगर हम बात करें व्यय में क्या हुआ है तो 70%, तो 5 गुना 70%। और हमें नहीं पता इस एक में क्या होने वाला है, इसे परसेंट पी मान लेते हैं, पी परसेंट मान लेते हैं। तो देखिए 360 में से कितना जाएगा, 350, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पी परसेंट के बराबर। तो आंसर कितना हुआ, पी परसेंट की वैल्यू 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10%, और 10% कहीं का आएगा, प्लस का। तो 10% किसका आंसर होगा, 10% होगा प्लस का। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी। ऐसे कर सकते हैं, तो आप इसी तरीके को रख लीजिए। बाकी मैं से जेएसएम से करता हूं, आप करके बताना जिसको भी जेएसएम आता है। मैंने क्या किया भाई, आय 6 गुना 60% कर दिया, आपके व्यय में 5 गुना 70% कर दिया, और हमें नहीं पता इसमें क्या करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये एक इसका तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये जेएसएम तरीका है जो मैंने आपको दिया है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है। इसको देख के बताओ ये जरा ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखें, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, अगर वह 30.6 रुपए अधिक बेचे तो उसे 9% का लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। भाई एक बात बताओ, मान लेते क्रय मूल्य, और पहले का विक्रय मूल्य SP1, दूसरे वाला विक्रय मूल्य SP2 है ना। 15% की हानि पर बेचा, 9% का लाभ, और आखिरी बार इच्छा और बढ़ गई, SP3 कर लेते हैं एक और। मान लेते हैं 100 की चीज है, आपने 15 की हानि पर बेची तो 85 की बेची, 9 के लाभ पर बेची तो 109 की बेची, और 10% लाभ लेना चाहते हैं तो 110 की बेचेंगे। अब एक तरीका आपसे तो यह है कि 10% का लाभ के लिए उसे कितने का बेचना चाहिए। तो देखिए 110 में 11 आया है। एक तरीका तो यह कि ऑप्शन को एक बार 11 से चेक कर लो तो ऑप्शन कम हो जाएंगे। तो देखिए 5 और 1 6, 4 2 6, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं बनेगा, और 8 और 1 9, 4 2 6, ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो पहले दो में से कोई एक आंसर है, पहले दो में से एक आंसर है। तो देखते हैं भाई क्या आंसर होगा। सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना हुआ, 24 हुआ, और 24 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 30.6 के बराबर। आपसे 110 की वैल्यू जानना चाहता है, तो कैसे निकाले भाई, 24 से इसको भाग दीजिए, 24 से कम 24, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और ये हो गया 66। तो दशमलव लगा के 24 दूनी 48, कितना बचेगा, 12 6 18, 180 हो गया, 24 7 168, 12 हो गया, और 24 पंजे 120, ये हो गया। अब इसका निकाल दीजिए, ये दशमलव हटके एक साइड हो जाएगा 0 से, ये यहां पे आ जाएगा, और 11 पंजी 55, 5, अरे फिर तो यही आंसर आ रहा है। देखिए 5 कहां पे आ रहा है, केवल 5 इसी ऑप्शन में आ रहा है, ये तो फिर भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब आप देखिए ये सारी चीजें कितनी आसान हो जाती है ऐसे लिखने से। आपके नजरों के सामने हर एक चीज रहती है। आपसे कुछ भी पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपका सीपी कितना था, क्रय मूल्य, तो आप कह देते सर 127.5, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1.275, तो 100 की गुणा करेंगे तो 127.5, कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल आसान तरीका रहता है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है नेक्स्ट, ध्यान से देख के बताना। ये देख के बताओ जरा इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना। देखिए, और सभी लोग सेशन को लाइक कर लेना मेरे भाई, सभी लोग सेशन को लाइक कर लेना। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक जरूर कर लेना। सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये क्वेश्चन देखिए, 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का योग, कुल योग क्या है? भाई देखिए, उन दोनों की वर्तमान आयु का योग आपसे पूछा जा रहा है, और 4 वर्ष पहले आयु कितनी है? 4:5 है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑप्शन में से 4 वर्ष पहले का योग पूछूं तो कितना होगा? आप कहेंगे सर एक बंदे में से 4 कम होगा, दूसरे में से भी 4, तो ऑप्शनों में से 8 कम कर दीजिए। 8, यहां पे भी 8 कम करिए, यहां पे भी 8 कम करिए, यहां पे भी 8 कम करिए, और यहां पे भी 8 कम करिए। अब किससे डिवाइड कर लीजिए? 4 वर्ष पहले और बी की आयु का योग कितना था? 9। 9 से चेक करिए कौन सा कटता है। ये कटता है 72, ये कटता है कितना होगा? 88। 88 9 से नहीं कटेगा। ये कटिए 70, 70 ये होगा 64, 64 9 से नहीं कटेगा, और ये हो जाएगा 78, 78 भी 9 से नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए। ये तो है तरीका अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन खत्म करना हुआ तो। दूसरा तरीका क्या है? रेशियो मेथड है भाई। ए और बी के आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया है। कब है? 4 वर्ष पहले की बात है, 4 वर्ष पहले। और 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? अगर मैं कहूं 8 वर्ष बाद रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर 11:13 दिया गया है। और आपसे दोनों की वर्तमान आयु का योग। देखिए ये जो अंतर होता है ये हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 1 का, तो इस अंतर को बराबर करेंगे, क्योंकि 2 व्यक्ति के बीच में आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है। मान लीजिए आप और आपका भाई 2 साल छोटे हैं, तो वो हमेशा 2 साल छोटा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में अंतर 1 का था और यहाँ पे 2 का, तो इस अंतर को बराबर किया। अब 10 से 13 होगा, और 8 से 11 कितने के अंतर हुए? ये 3 का अंतर है, और इस 3 का अंतर किसके बराबर होगा? 4 और 8 12, 12 वर्ष के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर? 4 वर्ष के बराबर। अब आपसे क्या जानना चाहता है कि भैया वर्तमान आयु का योग। एक तरीका तो यह है कि 1 का मतलब 4 है, और आपको और 4 वर्ष आगे जाना है। भैया आप 4 वर्ष पीछे हो, है ना, आप अभी पास्ट में हो, 4 वर्ष पीछे। तो वर्तमान में आने के लिए हमें कितना आगे बढ़ना पड़ेगा? 4 वर्ष। और 4 वर्ष किसको बताती है? 1 यूनिट को। यानी कि 8 में कितना बढ़ना पड़ेगा? 1, तो 9 हो गया। और 10 में कितना बढ़ना पड़ेगा? 1, तो कितना हो गया? 11। तो हमें 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 का मतलब 4, तो 20 का मतलब 80। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी तरीका है ना, ये भी तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जरा। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, ये क्या कहना चाहता है। जरा इस क्वेश्चन को देख के बताओ ये आपसे क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताना ये क्या कहना चाहता है। ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ध्यान से देख के बताना, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिन, 15 दिन और 12 दिनों में काम का एक टुकड़ा पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने काम शुरू किया और काम किया 3 दिनों के लिए और छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा
अकेले आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। भाई देखिए, सबसे पहले अलग अलग बात करें, ए, बी और सी कितना समय लेते हैं? एक को 24 दिन लगते हैं, एक को 15 दिन लगता है और एक को 12 दिन लगते हैं। एलसीएम ले लीजिए 24 और 15 और 12 का, कितना होता है? 120। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ए को कितना क्षमता आई, ए की क्षमता 5, बी की कितनी आई 8 और सी की कितनी आई 10, तो देखिए इसकी 10 क्षमता है। कोई दिक्कत यहां तक का? सही है। अब शुरू में कौन काम करता है? आप कहेंगे सर बी और सी काम करते हैं। बी और सी कितना काम करते हैं दोनों मिलके? 18। और कितने दिन तक करते हैं? 3 दिन तक। तो कितना काम करा? 54। आप बताना 120 में से 54 काम हो गया तो शेष काम कितना बचा? और उसे कौन करेगा? ए करेगा। तो ए करेगा भैया शेष काम कितना? 120 में से 54 घटा दीजिए और काम किससे करवा दीजिए? ए से, 5 की क्षमता से। तो बताना आंसर कितना हुआ? ये हो जाएगा 66 बटे 5 और ये कितना हो जाता? 66 बटे 5, 13.2 है ना? 13.2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 5 से काट दीजिए, 13 पंजी 65 तो पूरा पूरा ही जा रहा है, बचेगा 1, 5 से 1 को काटेंगे दशमलव लगा के तो 5 दूनी 10। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 13.2। वाह, सभी का आ भी रहा था, बहुत बढ़िया। 13.2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही सस्ता आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 को देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख के बताओ जरा ये क्या कहना चाहता है। यूपीएसआई 2017 का ये सवाल है, ये देखना ये क्या कहना चाहता है, इसको देख के बताओ जरा। ये देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताओ। 6 घंटिया के एक साथ बजना शुरू कर दिया। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया और वो क्रम से 4, 8, 10, 12, 18 और 22 सेकंड के बाद अंतराल से बजती है। 20 सेकंड के अंतराल से बजती है। एक साथ बजना शुरू होने के बाद, ये याद रखना, एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ में बजेगी। भाई पहली बात तो ये वो समय देखते हैं जब ये एक साथ बजेगी, और वो समय कौन सा होगा? जब इन सभी समय को एक साथ, मतलब कोई एक समय ऐसा जो इन सभी से कटता हो, तो वो क्या होगा? इनका एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लीजिए। किसको मान लीजिए? 20 को। क्या 20 को 18 से काटा जा सकता है? आप कहेंगे सर नहीं काटा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी किसकी कमी है? 9 की कमी है, क्योंकि 18 बना है 2 गुना 9 के साथ और 20 बना है 10 गुना 2 के साथ। 9 इसमें कहीं भी नहीं आता। अब 12 की बात करें, 12 में कैसे 12 से कटता है क्या? आप कहेंगे सर 12 से कट भी सकता है, क्योंकि 12 लिखा जाता है 4 गुना 3, 4 से 20 कट जाएगा और 3 से 9 कट जाएगा। बात सही है। 10 से भी कटता है। 8 से क्यों नहीं कटता? क्योंकि इसमें 1 2 की कमी है। 8 बना है 4 गुना 2 के साथ। 4 तो इसमें भी है लेकिन 2 नहीं है। और बस यही इस क्वेश्चन का एलसीएम हो गया 360 सेकंड। अगर मैं कहूं 360 सेकंड आपका एलसीएम है, तो 360 सेकंड किसके बराबर होते हैं? अगर मैं मिनट में बदलूं तो 360 को 60 से भाग दे देना, तो ये हो जाएगा मिनट। तो समय कितना हुआ? 6 मिनट। समय कितना हुआ? 6 मिनट। तो 6 मिनट समय हुआ। आप मुझे एक चीज बताओ कि घंटियां एक साथ कब बजती है? 6 मिनट बाद। और 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? एक बार बज चुकी है, तो 30 को किससे भाग दे दीजिए? ये 6 मिनट है ना, तो 6 से भाग दीजिए तो कितनी बार? 5 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 मिनट में 5 बार बजेगी। कुछ बच्चे 6 आंसर कर सकते हैं क्योंकि वो हमेशा 1 जोड़ देते हैं, और वो 1 इसलिए जुड़ता है क्योंकि वो अभी बजना शुरू नहीं हुई थी, एक साथ बजी और उसके बाद में पूछा गया एक साथ बजना शुरू होने के बाद। अगर एक साथ बजना शुरू होने के बाद की बात होगी तो तब हम
तब हम इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, अगर ये वर्ड ना लिखा होता तब इसमें एक जोड़ लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। इसमें बहुत गलती करी थी बच्चों ने, इस क्वेश्चन में ज्यादातर गलती हुई थी बच्चों से। जरा क्वेश्चन नंबर 9 को देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख के बताओ जरा ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताना। चलिए इसको देख लेते हैं। निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासों की संख्या का जोड़ 5 आए, इसकी संभावना कितनी है। बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, बताइए इस सवाल को आप कैसे करते हैं। भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे। हमारे टोटल आउटकम्स याद रखना, अगर कोई भी टोटल आउटकम्स कितने होंगे, कुल मान कितने होंगे, अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें तो पासे में, एक पासे में कितने होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं ना। भाई मेरा तो 6 आ गए, मेरे तो बल्ले बल्ले इस तरीके से करते हैं ना, मेरे 5 आ गए, 4 आ गए, 3 आ गए, 2 आ गया, 1 आ गया। तो यहां पे याद रखना 6 की पावर n, 6 की पावर n, ये होता है टोटल आउटकम्स। अब n की वैल्यू कितनी है, आपने निष्पक्ष पासों की एक जोड़ी फेंकी जाती है, दोनों ही पासे, तो पासे कितने हैं, 2। n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ कितनी बार आपने यहाँ पे पासे फेंके, तो 2 पासे फेंके आपने, एक बार फेंका फिर दूसरी बार, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो कितना हुए टोटल आउटकम्स, 36 हुए। टोटल आउटकम्स कितने हुए, 36। अब पहले पासे में और इधर दूसरी बार पासा फेंका होगा, तो भाई दोनों पासों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और 5 कैसे कैसे मिल सकता है भाई, पहले वाले में तो 1 आए और अगले वाले में 4 आ जाए, पहले वाले में 2 आए, अगले वाले में 3 आ जाए, 1 में 4 5, 2 में 3 जोड़ेंगे 5। अब तो और आ ही नहीं सकता, 5 कैसे आएगा। फिर ऐसा हो सकता है भाई इस वाले में 3 आए और इस वाले में 2 आ जाए, इस वाले में 4 आ जाए, इस वाले में 1 आ जाए, तो ये टोटल संभावना हो गई कितनी, 4। भाई एक बार तो हमने माना कि पहले वाले पासे में 1 आ सकता है, दूसरे वाले पासे में 4 आ सकता है, पहले वाले में पासे में 2 आ सकता है, दूसरे वाले में 3 आ सकता है। और क्या हो सकता है, पहले वाले पासे में 3 आए और दूसरे वाले में 2 आ सकता है। जरूरी थोड़ा ही कि इस वाले में ही आए, इस वाले में भी तो आ सकते हैं। और इसमें 4 आए, इसमें 1 आए, तो टोटल संभावना कितनी बढ़ी, 1 2 3 4, कितने में से, 36 में से। तो 4/36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, 4/36। ध्यान से देख लीजिए सवाल का आंसर कितना होगा, 4/36। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना आप। इसे देख के बताओ जरा ये क्या कहना चाहता है, ये खूबसूरत सवाल आपसे क्या कहना चाहता है। बात सभी को क्लियर हो रही है ना, बस यही बात है, ध्यान से देखते रहना। इसको ध्यान से देख के बताओ ये क्या कहना चाहता है। यदि 2 सिलेंडर का आधार त्रिज्या 3:4 है, यदि 2 सिलेंडर की आधार त्रिज्या, जैसे कि मान लीजिए पहले वाले सिलेंडर और दूसरे वाले सिलेंडर की बात करें तो रेडियस क्या है, 3:4 है मेरे भाई, कितनी है, 3:4, और उनकी ऊंचाई 4:9 है। अगर पहले वाले सिलेंडर की बात करें और दूसरे की बात करें तो भाई ये ध्यान से रखना यहां पे कितनी है, रेशियो कितना है भाई, 4:9 है। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। भाई आपको पता है, अगर मैं दो सिलेंडर ले लेता हूं तो 2 सिलेंडर का आयतन, पहले सिलेंडर का आयतन बताइए क्या होता है, πr², r1h1 ये पहले सिलेंडर का हो गया, दूसरे वाले के लिए क्या होगा, πr2² h2। भाई ये HR जरूर बनता है, H2। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे सिलेंडर के आयतन की, तो आयतन आपका क्या हो जाता है, आयतन आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका वॉल्यूम हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। दोनों सिलेंडर के लिए आयतन ये होगा। अब आपसे रेशियो जानना चाहता है, तो ध्यान से देखिए, पाई से तो पाई कट जाएगा, रेडियस पहले वाली कितनी है, 3 का वर्ग, और पहले वाले की ऊंचाई कितनी है, 4, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है, 4 का वर्ग, और दूसरे वाले की ऊंचाई कितनी है, 9, तो
कितना हुआ, 3 3 9 चौके 36 और 16 का नंबर 144। 36 से 144 4 के अनुपात में कटेगा। 36 से 144 4 बार कटता है, तो ये कितना हुआ, 1:4। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 1:4 जितने बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए 36 से 144 को काटेंगे, सारी वैल्यू आपके सामने है, तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए आप जरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, जरा इसको देख के बताओ, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। बातें समझ में आ रही है आपको, चीजें समझ आ रही है? अगर समझ में आ रही तो सेशन को लाइक शेयर कर देना मेरे भाई, और मिट्टी डालिए। आसान सवाल है, खत्म बनाते हैं। यदि 9 अंकों की संख्या, क्या है 9 अंकों की संख्या, 9 8 5 x 3 6 7 8 y, आपसे जानना चाहता है अगर ये 72 से कटती है तो 4x - 3y का मान क्या होगा। भाई हमें तो एक बात पता है, अगर कोई भी संख्या 72 से कटती है तो वो संख्या किस किस से कटे, 8 और 9 से कटेगी। और हमने इसके ऐसे टुकड़े करे जिनकी डिविजिबिलिटी हमें पता है, 8 और 9 की डिविजिबिलिटी हमें पता है। तो कोई भी संख्या 8 से कब कटती है, उसके आखिरी के 3 अंकों को काट के देख लीजिए। तो बताइए y का मान यहां पे क्या रखे। भाई 8 से भाग दीजिए, 8 9 में 72, कितना बचेगा, 6। और आपको पता है 6 के साथ में अगर यहां पे 64 होगा तभी ये कटेगा 8 से। भाई 6 के साथ में जब 4 आता है तभी तो 8 के पाड़े में आता है, 8 7 56 8 8 64। भाई 6 के साथ में यहाँ पे 4 जरूरी है, तो y की वैल्यू क्या हुई, 4। तो y का मान तो फिक्स हो गया 4। अब 9 से कब कोई संख्या कटती है, 9 से संख्या तब कटती है जब उसके अंकों का योग 9 हो जाएगा। तो अंकों का योग 9 करते रहिए और बात खत्म। ये 9 है, काट दीजिए। 6 में 3 जोड़िए, 9, खत्म। 5 में 4 जोड़िए, खत्म, 9। 8 और 7 15, और 15 और 8 कितना हो गया, 15 और 8 कितना होता है भैया, 23। तो 23 में और कितना जोड़े ताकि ये 9 से कट जाए। आप कहेंगे सर 27 हो जाएगा, तो बात बन जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। तो x की वैल्यू भी 4, y की वैल्यू भी 4। इसमें रख दीजिए, x की वैल्यू भी 4 और y की भी वैल्यू 4। तो 4 गुना 4 माइनस 3 गुना 4, तो 16 में से 12 गए। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4। बताइए, कर सकते हैं? तो ये इसका एक तरीका है, बस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये भी अच्छा था। क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह का आ सकता है आपके एग्जाम में, और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्या कहना चाहता है, इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख के बताना। काफी अच्छा सवाल है, सारे क्वेश्चन अच्छे लेके आया हूं मैं, सारे क्वेश्चन बढ़िया वाले, एकदम मजा आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्या कहना चाहता है, ध्यान से देख के बताइए। 180 मीटर लंबी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक वर्ष को 15 सेकंड में पार करती है। यार एक बात तो हमें भी पता है, अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी वृक्ष को, किसी आदमी को, किसी खंबे को पार करती है तो वो खुद की लंबाई पार करती है, और खुद की लंबाई पार करने में कितना समय लगा, 15 सेकंड। तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 180/15। सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं, तो कितना आया, 12, है ना। तो 12 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो गई। विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबी दूसरी रेलगाड़ी, तो दूसरी रेलगाड़ी कितनी होगी, अगर ये 180 है तो अगले वाली भी 180 होगी, और दोनों विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगी और दोनों की चाल भी ऐड हो जाएगी। एक की चाल है 12 और दूसरे की हमें मान लेते पता नहीं, और कितने सेकंड में पार करती है एक दूसरे को, 20 सेकंड में। तो 180 180 360, और 360 को 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 18 मीटर पर सेकंड। क्या जानना चाहता है, दूसरी रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। अब कैसे निकालेंगे, 18 में से 12 घटाइए और इसे 18/5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो ये हो जाएगा 18 5 90, 18 6 108, और 108 को 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5,
3 5 का 6 किलोमीटर पर आवर, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कोई दिक्कत है? एकदम होने वाले सवाल है, बस आप लैंग्वेज में फंस के ना रह जाना, जो जो कह रहा है वो करते चले जाइए, 1 बाय 1 क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आप इसे कर पाएंगे आंखों ही आंखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं किस तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है, ये एग्जाम के लिए आ सकते हैं मेरे भाई, लिख लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये देखिए जरा, ये क्या कहना चाहते हैं, इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ध्यान से देख के बताइए, इसको देख के बताइए, इसको कैसे करेंगे। मोहन कुछ धनराशि को 9% साधारण ब्याज दर से तथा उसी के बराबर राशि को 10% की साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। उसे 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। उधार दी गई प्रत्येक धनराशि क्या होगी? भाई मान लेते हैं आपने इतना पैसा दिया और कितनी दर से दिया? 9% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, और आपने 9% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया। ये मूलधन इधर भी इतना ही है, उधर भी इतना ही है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, P/100, PRT/100 होता है ना, तो आप बटे 100 कर लेना और ये हो जाएगा 9 गुना कितने समय के लिए? 2 साल के लिए, तो गुना 2, और यहाँ पे अगले वाली दर क्या है? 10, और ये भी 2 साल के लिए, और बराबर में कितना ब्याज मिलता है? 760 रुपए। SI बराबर PRT/100, P कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताना P गुना कितना हो गया? 18 और 20 38, और 38 बराबर कितना? 760 गुना 100, ये 2 जीरो इधर हो जाए और इसे भाग दीजिए, 38 दूनी 76, तो मूलधन कितना आ गया? 2000 रुपए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2000। ये तो कर ही सकते हैं, आसान है, बेसिक से भी कर सकते हैं। और आपको ऐसे भी मैंने बताया है कि अगर आपका मूलधन समान है तो ब्याज क्या होता है? दर गुना समय, यानी कि 9 गुना 2 18 ब्याज हो गया, और 10 गुना 2 कितना हो गया? 20, 20 में 18 जोड़िए, 38 रुपए का ब्याज हमारे हिसाब से, और इनके हिसाब से कितना? 760। 38 से 760 को भाग देंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 और 100 यूनिट की वैल्यू 2000, क्योंकि मूलधन हमेशा 100 मान के चलते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। खैर देख लीजिए, बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर लीजिए, और मैंने इसे अपने तरीके से किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है भाई 14। जरा इस क्वेश्चन को और देखिए, आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देख के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। चलिए देख लेते हैं सवाल का आंसर कितना होगा, ध्यान से देख के बताना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, ए ने 800 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीनों के बाद बी 600 रुपए के साथ जुड़ गया। कारोबार शुरू होने के 6 महीने बाद सी 1200 रुपए लेकर जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ कितना है? 760। भाई हमें तो इतना पता है कि लाभ होता है कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया गया, ठीक है। जिसने भी जितना पैसा और जितने समय तक रखा उतना उसको लाभ मिल जाएगा। अब देखिए, ए ने 800 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद में कौन आ गया? बी। अगर मैं ए की बात करूं तो इसने 800 रुपए रखे और कितने साल के लिए रखे, कितने महीने के लिए रखे? 12 महीने के लिए, तो इसको कितना मिलेगा? 9600 रुपए। अगर मैं बी की बात करूं तो आप कहेंगे सर बी ने शुरू किया है 4 महीने के बाद और 600 रुपए के साथ, तो 600 के साथ 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद शुरू किया तो कितने महीने के लिए रखा होगा? केवल 8 महीने के लिए, क्योंकि टोटल 12 महीने पैसा रखा, तो ये हो जाएगा 4800 रुपए। अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने कारोबार शुरू होने के 6 महीने बाद, तो इसने पैसा कितने समय के लिए रखा? 1200 रुपए को 6 महीने के लिए रखा, तो इसे भी कितना मिलेगा? 9600। अगर मैं इसे काट दूं, A/B/C बताना कितना हुआ,
तो आप कहेंगे सर इन सभी को काटिए 4800 से, तो ये 2:1:2, 4800 से काट दिया तो पैसा हमारे हिसाब से कितना, 2 और 1 3 और 2 5, और हमारे हिसाब से इतना लाभ मिलेगा और इनके हिसाब से कितना मिल रहा है 760 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 760 के, 1 यूनिट किसके बराबर 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 152 के। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर ली भाई, एक बार ध्यान से देखिए। यदि वर्ष के अंश में अर्जित लाभ 760 है और हमारे हिसाब से कितना है 5, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 5 पंजे 25, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देख लीजिए, कहीं गड़बड़ हो सकती है यार, है ना, ऐसा हो सकता है। 4800 जो 96, ये भी है 152, 5 से काटेंगे 760, कहीं गड़बड़ हुई है, 760 है, सॉरी माफ करिएगा, ये गड़बड़ यहाँ पे है, हिंदी में गड़बड़ है। हिंदी में दरअसल देखिए आप 1760 है, ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए 1760 है। अच्छा गड़बड़ यहाँ पे है, मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है, दरअसल ये 1760 है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है तो ये 1760 है, तो फिर तो चीजें बदल जाएगी। अब क्या हो जाएगा, इसे चेक कर लेते हैं। 2 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, 5 3 15, 2 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10, 352, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हिस्सा मिलेगा, तो इसको कर दीजिए 350 का दुगुना 700, 704, फिर भी गड़बड़ आ रही है ना, 2 दूनी 4, फिर भी कोई गड़बड़ है, कहीं तो बार बार गड़बड़ हो रही है, तो देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो है, कुछ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक आ रही है। 2 2 4 और 1 5, एक बार मैं पूरा चेक कर लेता हूँ, ये बार बार चेक करना ही गड़बड़ होती है। 800 रुपये और 12, अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन ले पाता ना तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा जाता ही नहीं, मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता था, जैसे इसमें से, ओके यार ये पूरा क्वेश्चन गलत है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं, क्यों, आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे केवल 800 लिखा है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे 4 महीने के बाद जुड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 3600 है और यहाँ पे केवल 600 है, तो बात समझ में आ गई। देखिए मेरे तरीके में कहीं कोई गलती नहीं है, अगर मैं हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहा था तो मेरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बन जाता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन की गड़बड़ है, क्वेश्चन में दिक्कत है, जो डाटा इंग्लिश में है वो हिंदी के अकॉर्डिंग अलग हो गया, ये बच्चे से गड़बड़ हुई है, जब इसको ये इन्होंने चेंज किया होगा ना, इसको पूरा इसका फॉन्ट चेंज किया होगा तो इसमें गड़बड़ हो गई। तो मैं जो समझाना चाहता था आप हिंदी के डेटा के माध्यम से समझ गए होंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर 704 आ जाएगा, है ना, 704। तो अगर हिंदी का डेटा चलेंगे आप चेक कर लीजिएगा, मैं आगे चलता हूं, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, सही क्या आएगा इंग्लिश के डेटा के हिसाब से। आप ये क्वेश्चन देखिए, आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके लिए लगा रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो एक बार, और बस यहीं तक सेशन रखते हैं। सभी लोग जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त के छोटे खंड पर बनाया हुआ कोण कितना होगा यदि वृत्त की जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं और मान लेते हैं इसकी जीवा है भैया ये एक जीवा है और इस जीवा की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो और वृत्त की त्रिज्या से इसके दोनों पॉइंट की लंबाई क्या होगी भाई, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये जीवा भी आपने कहा भाई अगर ये सेंटर ओ मान लेते हैं और इसे ए बी जीवा मान लेते हैं, तो इस जीवा की जो लंबाई होगी ना कोड की, इस कोड की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अगर ये तीनों साइड बराबर है तो आप मुझे बताना ये कोण कितने के होंगे, 60 के 60 के 60 के। कैसे पता चला, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों और तीनों साइड बराबर होती है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 60 का होगा। तो आप यहां से जानना चाहते हैं कि इस वाले पे जो ये कोण बनेगा छोटे वृत्तखंड पे, इस कोण का मान कितना होगा, इस वाले कोण का मान
सबसे पहले आप ये बताना, अगर ये 60 है तो यहां पे कोण बनेगा एक, ये वाला, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर मैं इस कोण की बात करूं, बड़े वाले वर्तखंड पे ये वाला कोण, जो कोण सेंटर पे बनता है वो कोण इस कोण का कितना होता है, डबल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला कोण कितने का रहा होगा, 30 का। बताइए कोई दिक्कत है क्या? अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये इसका डबल है, सेंटर पे बना कोण है 60 है। और आपको पता है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ए बी सी और डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे कि नहीं बना रहे, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान ये होती है कि आमने सामने वाले कोणों का योग 180। तो ये कोण कितना आ गया, 150। इस क्वेश्चन का आंसर 150 डिग्री। सही है। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, आप देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वर्त की जीवा आपको दी गई थी और इस जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है। तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो एक पूरे का पूरा समबाहु त्रिभुज, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। हमसे जानना चाहता है ये, और हमें पता है सेंटर पे बना कोण वर्त के किसी भी पॉइंट पर बने कोण से यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं मेजर आर्क पे, तो यहाँ पे कोण 60 है तो ये 30 होगा। और ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया तो इस कोण का योग 180 होगा। अगर ये 30 है तो ये 150 बचा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं सेशन को। आप मुझे आज के सेशन का स्कोर बता देना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में फैला देना। आज के क्लास के क्वेश्चन सारे अच्छे थे, काफी अच्छा सेशन था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत है तो एक बार बताइए, कोई दिक्कत हो तो, नहीं तो सेशन के बारे में एक बार बता दीजिएगा कैसा लगा। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए और भाई हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, त्योहारों का पूरा मजा आप लेते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वाले क्लास में। जब तक के लिए आपका ध्यान आपका इंतजार रहेगा और ऐसे ही उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहेंगे। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।